हमारा चेहरा कमल का फूल होगा, वो हमारा स्वाभिमान भी है, हमारी पहचान भी है। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जनक और जननी है और इसलिए एक अनैतिक तरीके से धन का संग्रह उनका एक फितरत रही है। मेरे सामने भी एक बड़ी चुनौती थी कि पार्टी का आदेश था एक तरफ, दूसरी तरफ इस तरीके की सीट थी जहाँ लगातार पार्टी हार रही थी। 13 में हम लोग फिर हारे केवल 329 वोटों के अंतर से। हमारे लिए एक बड़ी चुनौती फिर खड़ी हो गई। सेवा कैसे होती है वो राजस्थान से सीखनी चाहिए। हम उस कोरोना के पूरे सेवा के मॉडल को लेकर आगे बढ़े। मैं पूरे प्रदेश की बात करूं तो पार्टी का अच्छे बहुमत के साथ आ रही है और उस आने का कारण पब्लिक परसेप्शन, एंटी इनकम्बेंसी, मोदी जी का नाम और काम, बीजेपी का संगठन, ये तमाम बातें हैं जो बीजेपी के पक्ष में होती हैं। ईडी से इतना क्यों डरे हुए हैं? और मुझे लगता है कि ईडी को उनको सहयोग करना चाहिए। वो संविधान से प्रदत्त संस्था है, व्यवहारिक रूप से अपना काम कर रही है। देखिए, आमेर दुनिया का वो शहर है जहाँ हर तीसरा पर्यटक दुनिया का हिंदुस्तान में आता है, राजस्थान आता है और आमेर आता है। एक बार सभी बाहर बता रहे हैं, आप सभी लोगों को आगे तो बीजेपी विधायक आमेर से विधायक हैं सतीश पुनिया जी हमारे साथ हैं और इनसे लगातार हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे सर, आप जिस तरह से सभाओं में पहुंच रहे हैं, क्या पहले वहाँ ऐसे पूजा चल रही है, पूजा प्रार्थना? हाँ, ये शुभारंभ है कार्यालय का, इसलिए पूजा अर्चना के साथ ही करते हैं क्योंकि हम सनातन के लोग हैं और आस्था के आधार पर ही ऊर्जा लेके आगे बढ़ते हैं। तो एक हमारे क्षेत्र की महत्वपूर्ण जगह है, उससे आज कार्यालय के शुभारंभ की शुरुआत हुई है। आमेर की आप अभी करेंटली विधायक भी हैं, अब वो दोबारा से उसी सीट से आप लड़ रहे हैं। आमेर की जनता को अब तक आपने क्या कुछ दिया, क्या उनके पास नहीं था और क्या आपके माध्यम से मिला? मैं 13 में पार्टी के आदेश से चुनाव लड़ने के लिए आया था और ये सीट हम लोग 20 वर्षों से हार रहे थे। मेरे सामने भी एक बड़ी चुनौती थी कि पार्टी का आदेश था एक तरफ, दूसरी तरफ इस तरीके की सीट थी जहाँ लगातार पार्टी हार रही थी। 13 में हम लोग फिर हारे केवल 329 वोटों के अंतर से। हमारे लिए एक बड़ी चुनौती फिर खड़ी हो गई, पर कार्यकर्ताओं का मिजाज देखा, जनता का मिजाज देखा। जनता यहाँ बदलाव चाहती थी और उत्कंठा थी विकास की, क्योंकि राजधानी की नाक के नीचे ठीक 20-22 किलोमीटर बाद भी सड़कें नहीं थी, स्कूल्स नहीं थे, पावर स्टेशंस नहीं थे, हेल्थ सेंटर्स बहुत कमजोर स्थिति में थे। कुल मिलाकर हमने 13 से 18 में 1500 करोड़ के विकास के काम किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कार्यकर्ताओं का अच्छा सहयोग मिला, अच्छा जन समर्थन मिला और हमने उस 18 का चुनाव केवल विकास के मुद्दे पर लड़ा। 1500 करोड़ के विकास के कामों पर यहाँ की जनता ने मोहर लगाई और बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में मुझे एक अच्छे अंतर के साथ उन्होंने चुनाव जितवाया। 18 से 23 का कालखंड मेरे लिए और चुनौती का था, क्योंकि मैं विधायक बना, कोरोना की बीमारी आई, उसके बाद में मैं पार्टी का अध्यक्ष बना, तो मेरे लिए चारों तरफ से चुनौतियां थी। लेकिन कोरोना की यहाँ की सेवा को देश के प्रधानमंत्री जी ने एक्नॉलेज किया, पूरी पब्लिक डोमेन में स्वीकार किया कि सेवा कैसे होती है वो राजस्थान से सीखनी चाहिए। हम उस कोरोना के पूरे सेवा के मॉडल को लेकर आगे बढ़े। मैं उन चुनिंदा विधायकों में से हूं जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को 100% उठाता हूं। 500 में से 488 सवाल उठाए, 125% अपने बजट का खर्च किया यहाँ पर, 50% शिक्षा पर, CSR के जरिए, भामाशाहों के जरिए, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं थी, कई इनोवेशन किए, नवाचार किए। पुनिया जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप चुनावी हवा को अच्छे से भाप लेते हैं, कौन नाराज है, किसको कैसे मनाना है, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। तो अभी इन चुनावों में आपने क्या कुछ समझा, क्या कुछ जमीनी हकीकत है और ये चुनावी हवा क्या कह रही है? पुनिया जी ने कैसे भापा? देखिए, मैं पूरे प्रदेश की बात करूं तो पार्टी का अच्छे बहुमत के साथ आ रही है और उस आने का कारण पब्लिक परसेप्शन, एंटी इनकम्बेंसी, मोदी जी का नाम और काम, बीजेपी का संगठन, ये तमाम बातें हैं जो बीजेपी के पक्ष में होती हैं। जो यहाँ पर आमेर में भी जो प्रदेश के मुद्दे हैं, उन मुद्दों का असर यहाँ पर है। मसलन किसानों की कर्जा माफी, पेपर लीक और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये तमाम अपीजमेंट, तुष्टीकरण, ये सब मुद्दे यहाँ पर हैं। अशोक गहलोत ये कह रहे हैं, अभी उन्होंने एक सभा में ये कहा कि भाई हाँ, कांग्रेस की जो चुनाव की फाइट है वो ईडी के साथ है, बीजेपी तो कहीं मैदान में है ही नहीं, पिक्चर में है ही नहीं, क्योंकि वो बार बार ईडी को भेज देते हैं, हमें उन्हीं से निपटना है। वो विजय माल्या और बाकी लोगों को नहीं देख रहे हैं। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि जो मौजूदा सरकार है उसको ईडी के माध्यम से गिराने का प्रयास हो रहा है। बीजेपी कहीं पिक्चर में नहीं। अशोक गहलोत ईडी से ऐसे डरते हैं जैसे किसान टिड्डी से डरता है। हमारे यहाँ टिड्डी आती है और किसानों की पूरे फसलें नष्ट कर जाती है।
ईडी पर ऐतराज होता, देखिए वो भ्रष्टाचार की, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र का हमला उन्होंने किया, भ्रष्टाचार की जनक वो लोग हैं, ईडी से इतना क्यों डरे हुए हैं? और मुझे लगता है कि ईडी को उनको सहयोग करना चाहिए। वो संविधान से प्रदत्त संस्था है, व्यवहारिक रूप से अपना काम कर रही है। टाइमिंग के बारे में सवाल खड़े हो सकते हैं कि चुनाव का समय इसलिए ईडी क्यों आई, लेकिन ईडी इसलिए आई कि राजस्थान में पेपर लीक जिससे बड़ा कोई अपराध नहीं है, उस अपराध के लिए कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को जितनी सजा दी जाए कम है, इसलिए ईडी तो बहुत कम है, सजा इससे ज्यादा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया अगले 5 सालों तक मुफ्त राशन मिलेगा। ये विधानसभा चुनावों से पहले जो ऐलान किया, आपको लगता है कि इसका फायदा मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब देश संकट में था तो मुफ्त वैक्सीन देकर भी काम किया है। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अन्न देकर भी सुरक्षा दी है। और देश में जनधन के खाते सामान्य बात लगती थी, आज बड़ी बात है। उज्ज्वला बड़ी बात है, स्वच्छ भारत मिशन के जरिए शौचालय की सौगात बड़ी बात है। राजस्थान के 17 लाख लोगों को छत मिलती है तो बड़ी बात है। 77 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है तो बड़ी बात है। तो प्रधानमंत्री इस गरीब कल्याण के एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, वो जनता का एजेंडा है। पुनिया जी, आपको ये कहा जाता है कि पदयात्रा में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर हम 98-99 की बात करें, जब आप विद्यार्थी राजनीति, युवा राजनीति में थे, तब आपने 500 किलोमीटर लगातार पदयात्रा की, और अभी हम द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बनी थी तब भी आपने 45 किलोमीटर की। ये पदयात्रा जो आप इतनी कर लेते हैं, कैसे और क्या संदेश इसके जरिए देना चाहते हैं? देखिए, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि देश को जानना है तो देश के लिए चलिए, और चलने के लिए पैदल, क्योंकि स्वामी जी खुद पैदल चलते थे, मैंने उनसे प्रेरणा ली। और अध्यक्ष बना तो वो कालखंड वो था जब बीजेपी की महज 33 सीटें आई थी, लोकसभा के चुनाव होने थे, मेरे लिए चुनौती थी। पर मैंने राजनीति और समाज के मुद्दों को जोड़कर वो पैदल यात्रा मैंने निकाली। मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, मुझे बहुत सीखने का मौका मिला। और आज जो कुछ हूं मैं, विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चे से लेकर उस पदयात्रा में एक बड़ा योगदान है, जिसके कारण आज जिस मुकाम पर हूं मैं। लेकिन आपको ये कहा जाता है कि आप बैरिकेड्स भी कितने ऊंचे ऊंचे उनको भी हाईजैक कर लेते हैं, और आपकी उम्र अगर हम गलत नहीं है तो अभी 58 वर्ष है। इस उम्र में बैरिकेड्स को हाईजैक करना कैसे? शेर बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार की नीयत नहीं भूलता है, और इसलिए जो स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस था, युवा मोर्चे का एक्सपीरियंस था, तो बैरिकेड अपने आप आकर्षित करते हैं। और इसलिए दर्जनों बार जेल गया, 4 बार चोटिल भी हुआ। तो स्वाभाविक तौर पर एक आदत है। और खास तौर पर जो पार्टी का अध्यक्ष होता है वो अपने युवा कार्यकर्ताओं के लिए मोटिवेशन होता है, और इसलिए मैं जब चढ़ता हूं तो युवा जोश के साथ मेरे साथ लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग हैं, इन्हीं लोगों के बीच आप आ ही गए हैं, तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं। कोई ऐसी चीज जो आपको याद रहती है कि पुनिया जी ने आपकी सुनी हो और बड़ा काम आपके क्षेत्र में हुआ हो? एक एक करके जल्दी से बताइएगा, मुझे वापस आना। पुनिया साहब बहुत बड़ा काम करे है। हमारा गांव तो बहुत टापू में था। ऐसा नहीं कि वो सामने खड़े हैं तो आपने तारीफ कर दी। नहीं, रोड बनाई है, खूब काम करे है, और ऐसा नेता कभी आना नहीं है। 36 पुनिया सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार नेता कभी देखा भी नहीं है और आएगा भी नहीं दोबारा। ऐसा खूब सड़कों का विकास किया है और स्कूलों का काम किया है। आमेर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है, तो वहाँ पर सड़कें, बिजली, पानी पूरा काम हुआ है। पुनिया जी को आने के बाद नहीं हुआ है। हाँ, सतीश पूनिया जी सबको साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। हमारे ऐसा विधायक पहली बार विधायक हमारे आए हैं, और किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करते हैं, न कोई जात पात करते हैं, और किसी से भेदभाव नहीं। सतीश पुनिया जी की ऐसी कौन सी बात है जो उनको अलग बनाती है बाकी विधायकों से? सादगी इनकी। इनके पास आसान है पहुंचना, ये दरवाजा बंद रहता है। हाँ हाँ, आराम से आसानी से 24 घंटे दरवाजे खुल रहे हैं। 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। सातों जात को साथ में लेके चलता है। पुनिया जी, हम आपके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता लगा कि जब आप अपने कॉलेज के टाइम पर एडमिशन देख रहे थे, किसी ने आपकी मदद की थी, और उसके बाद एडमिशन तो आपको मिल गया था, लेकिन रहने के लिए कमरा नहीं मिला था, तो किसी हरिजन व्यक्ति ने मदद की और आज आपने उनके बच्चों का एडमिशन कराया, उनका बहुत कल्याण किया, और ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपको इस बात ने अलग बनाया। जी हाँ, मैं हॉस्टल में था, और हॉस्टल के बाद जब छात्र राजनीति पूरी करके और जब राजनीति में आया था 92 में, तो शहरों में एक दिक्कत होती है कि सिंगल व्यक्ति को मकान मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट बनकर आया था तो मुझे एबीवीपी के लोगों ने मदद करी थी मकान दिलवाने में, हॉस्टल का कमरा दिलवाने में। 10 वर्ष में रहा, 82 से 92 तक। लेकिन 92 में जब धरातल पर आया तो मुझे किराए का मकान नहीं मिला था। उस समय एक झूमर वाल्मीकि जो हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी थे, उन्होंने उदारता से मुझे ऑफर की कि भाई साहब मैं आपका मकान दूंगा। तो मैं कई वर्षों तक उनके मकान में रहा। आज झूमर वाल्मीकि से मेरे परिवार के रिश्ते हैं, वो मेरे दुख में खड़ा होता है, मैं उसके दुख में खड़ा होता। ये बताइए, आमेर जो है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज में भी आमेर महल आता है, तो ऐसे में टूरिस्ट को दिक्कत ना हो, फॉरेनर्स का ना हो, उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ किया?
देखिए, आमेर दुनिया का वो शहर है जहां हर तीसरा पर्यटक दुनिया का हिंदुस्तान में आता है, राजस्थान आता है और आमेर आता है। और एक बड़ी रेवेन्यू आमेर के किले से भी सरकार को मिलती है। 347 करोड़ भारत की सरकार ने आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए रिलीज किए थे। राजस्थान की मौजूदा सरकार ने उस पर काम नहीं किया। आज वहां अच्छी एमिनिटीज की जरूरत है, टूरिस्ट को एक अच्छे तरीके से सहूलियत की जरूरत है। हमारा पहला फोकस रहेगा, क्योंकि आमेर वैसे तो रूरल है, लेकिन इस रूरल एरिया में भी आमेर में खेती में बड़ी संभावनाएं हैं, डेयरी में है, पशुपालन में है, लेकिन टूरिज्म यहाँ की अर्थव्यवस्था का बड़ा कारक हो सकता है। तो पहली प्राथमिकता रहेगी कि वो आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन का जो बजट है उसको प्रभावी रूप से लागू करें। अच्छा, ये बताइए बस, आपका जो ये विधायक का बजट मिलता है, ये जानकारी आपके बारे में मिली थी कि 100% उसका इस्तेमाल कर लिया, बल्कि राज्य सरकार से जो बजट चाहिए था वो कहीं ना कहीं अटक गया है। बिल्कुल, मैं जो पहला कारण होता है 125% खर्च करने वाला राजस्थान का अकेला विधायक हूं, और उसको मैंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से खर्च किया है और मेरी जनता के काम आया है। सरकार से सहयोग नहीं मिला। मसलन 350 करोड़ की सड़कें 13 से 18 में बनाई, इस बार 35 करोड़ की भी नहीं बनी। महादेव बैटिंग ऐप के बारे में आपने सुना होगा, पीएम मोदी ने कहा छत्तीसगढ़ में कि किस तरीके से ये लोग अवैध तरीके से पैसा आ रहा, बीडी की टीम पहुंच रही, तो दिक्कत हो रही है। इस पर आपने देखिए, कांग्रेस के तो भ्रष्टाचार की जनक और जननी है, और इसलिए एक अनैतिक तरीके से धन का संग्रह उनका एक फितरत रही है, और वो जगजाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में इस बात के लिए बदनाम है। और इसीलिए ईडी से इसीलिए आशंकित हैं कि कहीं उनका वो काला धन कहीं पकड़ा न जाए। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमने 7 गारंटी बता दी है। अब इन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी कि बीजेपी को, कि हम महिलाओं का विकास कर रहे हैं या पिछड़े वर्ग की जातियों का, इसलिए ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। इनके पास तो कुछ है नहीं और हिंदुत्व के नाम पर वोट। अशोक गहलोत की गारंटी चीन के खिलौनों की तरह है, जो टूट जाती है, बिखर जाती है, सस्ती है, जिस पर राजस्थान की जनता भरोसा नहीं करती। अशोक गहलोत को राजस्थान की जनता ने गारंटी दी है कि इस बार आप सरकार में नहीं आएंगे। अशोक गहलोत ने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी पूरी नहीं की, रोजगार की पूरी नहीं की, जीरो टॉलरेंस की पूरी नहीं की, जो सुरक्षा की बात थी उसको पूरी नहीं किया, डेवलपमेंट को पूरा नहीं किया, और इसलिए उनकी गारंटी पर कोई एतबार नहीं। 7 गारंटी आपने देखी, आपको लगता नहीं वो कहीं ना कहीं लोगों को टच कर जाए? नहीं, मैंने देखा बिल्कुल टच नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने अन्नपूर्णा फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए, उसमें नकली माल मिला। उनकी जो जितनी घोषणाएं थी वो धरातल पर नहीं आई। वो 18 में करते तो मानते, 19 में करते तो मानते, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में घोषणाएं करते हैं जो धरातल पर जिनका आधार नहीं। आखिरी के 2 सवाल मेरे, पेपर लीक मामले में आपको लगता है कि 19 बार पेपर लीक हुआ है और युवाओं में काफी नाराजगी थी, वो नाराजगी अब युवा दिखाएंगे वोट के बटन के? डेफिनेटली 1.25 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दी है, नौकरी 76,000 को मिली है, लेकिन 19 बार पेपर लीक होने से जिस नौजवान का सपना टूटा है, वो सरकार के खिलाफ मुझे लगता है ईवीएम पर बड़ी रिएक्शन करेगा। पुनिया जी, हर कोई, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या हर कोई, ये जानना चाह रहा है कि आखिर बीजेपी में मुख्यमंत्री चेहरा कौन सा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इस पर क्या? प्रधानमंत्री कह चुके कि हमारा चेहरा कमल का फूल होगा, वो हमारा स्वाभिमान भी है, हमारी पहचान भी है, इसलिए हमारे यहाँ मसला नहीं है। वो तो 5 साल में फैसला नहीं कर पाए, राजस्थान की जनता को बैड गवर्नेंस में धकेल दिया, लेकिन यहाँ सब लोग कलेक्टिवली टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके कैंपेन तक इस बात के लिए संकल्पित हैं कि बीजेपी की सरकार आए, कांग्रेस को बाहर करें, और संसदीय बोर्ड जिसको नामित करेगा उसको हम स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। इस बार विधायक बनने के बाद क्या करेंगे, क्या प्लान आपने कर रखा है आखिर? मैं कुछ भी बनने से पहले आमेर का एक अच्छा संतरी बनने की कोशिश करूंगा, ताकि राजस्थान से सरकार से ज्यादा सहयोग आमेर की जनता के विकास के लिए मिले। आमेर में कोई और चेहरा दिखता है पुनिया जी के? कोई नहीं है, सतीश पूनिया, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आपने सुना सतीश पूनिया को, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि वो आमेर की जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे, जिस तरह से अब तक रहे हैं, और इनके विकास के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ प्रियंका शर्मा, जयपुर से, रिपब्लिक भारत के लिए।